लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत और दिन के जैसे ही हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि रात आई ज़बरदस्त आंधी और सुबह होते होते सुबह सुहानी प्यार में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन शरद सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है, तभी जेल का नाइब वर्कर हर कमरे के सामने से फुसफुसाता हुआ निकलता है और वह कहता है कि आज रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। जेल के कैदियों ने वर्कर से कहा कि वह फांसी के बाद भगत सिंह के सामान को हमें सौंप दे, ताकि हम अपने फैमिली में ये दिखा सके कि हम भगत सिंह के साथ जेल में रहे हुए हैं। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहाँ से कंगा और पेन उठा लाया। सारे कैदियों में भगत सिंह के सामान पर अधिकार जताने की होड़ सी लग गई। आखिर में इसके लिए रोड निकाला गया। अब सब कैदी शांत खड़े थे। उन सब की निगाहें भगत सिंह की कोठरी के सामने जमी हुई थी। वह सब कोठरी से जाने वाले रास्ते को निहार रहे थे, क्योंकि भगत सिंह और उनके साथी उसी रास्ते से जाने वाले थे और फांसी पर लटकाए जाने वाले थे। एक बार फिर भगत सिंह जब उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे, तब पंजाब कांग्रेस के नेता भीम सक्चर ने ऊंची आवाज कर उनसे पूछा था कि आप और आपके साथियों ने लाहौर षड्यंत्र केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। वार्डन शरद सिंह भगत सिंह के खैरख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता था वह उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारका दास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताब निकालकर जेल के अंदर लाई गई। भगत सिंह पर खासा काम करने वाले चमन लाल अपनी किताब भगत सिंह डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल में जयदेव गुप्ता को लिखा था वे उनके लिए कार्ली ब्लेक की, मिलिट्रीजन लेलेन की, ऑप्टन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलदीप के जरिए भिजवा दे। दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो गए थे। भगत सिंह की कोठरी 14 नंबर का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बेमुश्किल उसमें समा पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने बाद में लिखा था कि भगत सिंह छोटी सी कोठरी में बंद एक शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेहता का स्वागत किया और कहा कि तुम मेरी किताब डिक्शनरी लेने लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वह उन्हीं के सामने उसे पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा, क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहते हो? भगत सिंह ने किताब से बिना मुंह हटाए कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह के साथी रहे शिव वर्मा अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ फिलो रिव्यून्स में लिखते हैं, मैं भी उसी जेल में था जिसमें भगत सिंह को रखा गया था। एक शाम हमारी जेल के ताले खोले गए और हमसे बाहर निकलने को कहा। सरकार चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी से पहले हमें वहां से हटा दिया जाए। गेट की तरफ जाने से पहले जेल के सुपरिटेंडेंट ने हमसे पूछा, क्या तुम अपने कॉमरेडों से मिलना चाहोगे? हमें भगत सिंह की कोठरी के बाहर ले जाया गया। उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने कहा, यह भावुक होने का समय नहीं है, जल्दी ही मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा। तुम
वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। इतना कहकर उन्होंने सींगचे से अपना हाथ निकालकर मेरे हाथों को पकड़ लिया। जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट ने यह दृश्य देखा, उसने चिल्लाकर आदेश दिया, मार्च। ये मेरी भगत सिंह से आखिरी मुलाकात थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु की कोठरी पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने उन्हें याद दिलाया कि वह उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें, जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उन्हें वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दे दी जाएगी। उन्हें अगले दिन सुबह 6 बजे के बजाय उसी दिन शाम 7 बजे को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी पूरा करने नहीं देंगे? भगत सिंह ने जेल के सफाई कर्मचारी मुस्लिम बीके से अनुरोध किया कि वे उनके लिए उन्हें फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को उनके घर से खाना लेकर आ जाए। लेकिन वे भी भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी दे दिए जाने का फैसला ले लिया गया था और बेबे को जेल के गेट के अंदर घुसने ही नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को उनकी कोठी से बाहर निकाला गया। फांसी की तैयारी के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने तीनों ने अपने हाथ आपस में जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक कर वजन लिया गया। सबके वजन पहले से बढ़ गए थे। इन सब से कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि वाहेगुरु को याद करो। फिर भगत सिंह ने जवाब दिया, पूरी जिंदगी तो मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने गरीबों के केस के लिए भी ईश्वर को कोसा भी। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगूं तो वह कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है, क्योंकि अब इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए ये माफ़ी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आई कुछ आवाज़ें सुनी। उनके साथ भारी बूटों के ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ें थी और साथ में एक गाने का भी दबा हुआ स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तभी अचानक ज़ोर ज़ोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के ज़ोर ज़ोर से नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला जल्लाद बहुत ही तंदुरुस्त था। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के सांतरा से बुलवाया गया। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। वो अपनी माँ को दिया गया वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। भगत सिंह पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर बलविंदर जीत सिंह वराई लिखते हैं, लाहौर जिला कांग्रेस के सतेज पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उसकी आवाज़ सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। तीनों क्रांतिकारी युवाओं के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। उन तीनों के हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफ़ी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। फिर बाद में उन्हें नीचे उतारा गया और वहाँ मौजूद डॉक्टरों और वहाँ मौजूद कर्नल जे नेशनल और कर्नल NS सूही ने उन तीनों को मृत घोषित किया। कुलदीप अय्यर अपनी किताब विदाउट फियर में लिखते हैं,
एक जेल अधिकारी पर फांसी का ऐसा असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। बाद में एक जूनियर अफसर ने ये काम किया। पहले तय था कि इनका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाएगा, लेकिन ये विचार त्यागना पड़ा क्योंकि अधिकारियों को ये आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकते हैं। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उस रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उसमें बहुत अपमानजनक तरीके से उन सबों को उस ट्रक में सामान की तरह भरा गया। पहले तय हुआ था उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत ही कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। इसके बाद उन तीनों के शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज नदी के पास ले जाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश एस्टेट को बुला लाए। अभी उनके शवों में आग लगाई ही गई थी, तभी लोगों को यह बात पता चल गई। जैसे ही ब्रिटिश सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वह शवों को वहीं छोड़कर अपनी वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव वालों ने उन अनजले शवों के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए। इसमें बताया गया कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का सतलज के किनारे हिंदू और सिख नीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई और लोगों ने कहा, इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, इन्हें पूरा जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस लाहौर के नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध रखी थी और महिलाओं ने भी काली साड़ियाँ पहन रखी थी। लगभग सभी लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के ओल से निकलता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच जा रुका। यकायक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शवों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया है। जैसे ही 3 फूलों से ढके ताबूतों में वह पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई और लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। वहीं पर एक अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने नब्ज पढ़ी, जिसका लपोलपाप था कि किस तरह इन अधजले शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर भगत सिंह की फांसी के बाद वॉर्डर चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां होती देखी है, लेकिन किसी ने भी मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने। कम से कम उस समय किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश सरकार के साम्राज्य का एक कारण साबित होगी और भारत से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की मेरी यह वीडियो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को समर्पित है। वैसे तो 13-14 मिनटों में इनके जीवन के बारे में बताना संभव नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अंशु की क्लास को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहे। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।